हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए एग्ज़ाम्स की तो लगभग आपके पास 1 से 2 मंथ बचे हुए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स होने में। जो लोग बिहार एसएससी प्री के में लगे हुए, जिनका कैंसिल हुआ था, वो लोग बिल्कुल उसी तरह से अपने आप प्रिपरेशन में लगे रहिए जैसे पहले आप पढ़ते थे। और जिनका मेंस है, यानी कि जिनका सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में था, थर्ड शिफ्ट का मतलब कि अगले दिन, तो वो लोग अपने मेंस के लिए लगे रहेंगे और मैथ्स अच्छे तरीके से कवर करते रहेंगे। रही बात पटना सिविल कोर्ट की, तो सिविल कोर्ट के लिए भी हम जो मैथ यहाँ पे करा रहे हैं उसी को आप लोग करते रहिए और अपने तरीके से प्रैक्टिस भी लगाते रहिएगा। रही बात बीपीएससी के लिए, तो बीपीएससी में जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी को पैटर्न में हम लेकर के चलेंगे, यानी उस तरह उस चीज़ को देखते हुए क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो बस आपको करना ही है कि रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे। जो क्वेश्चंस आपको आपसे पूछा जाएगा उसका राइट आंसर गेस करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि आप आज 1 रुपये, अगले दिन 2 रुपये और अगले दिन 3 रुपये बचाते हैं और आगे भी इसी प्रकार से बचाते हैं, तो बताइए कि 365 दिनों में आपकी बचत कितनी होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे इसको। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने पहले दिन आज के दिन 1 रुपये बचाया, कल 2 रुपये, यानी 2 दिन में 2 रुपये यहाँ पे बचाया। तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन 3 रुपये, इसी तरह से आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है। और पूरे साल में यानी 365वें दिन मैं कितने रुपए बचाऊंगा, इसी तरह से नहीं, मतलब कि पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये बचा रहा हूँ तो टोटल मिलकर 3 रुपये हो जाएगा। तीसरे दिन 3 रुपये बचा रहा हूँ टोटल मिलकर के 6 रुपये हो जाएगा। इसी तरह अगर 365 दिन मैं कंटिन्यू जिस दिन की बात करें उतना ही रुपये के बचा रहा हूँ तो इस तरह से होगा। अब आपको ये सही समझ में आओ कि प्रथम 365 प्राकृत संख्याओं का योग हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2, बस इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे। n का मान कितना है, 365 है, तो 365 मैंने यहाँ पे रखा, n प्लस 1 तो 366/2, और ये आपका हो जाएगा 183, और 365 को 183 से हम यहाँ पे गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देख सकते हैं। कितना हो जाएगा, ऑप्शंस बी बनेगा। ठीक है, ऑप्शंस बी 66,795 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसको गुना कर लीजिएगा, बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चीज़ को समझना है कि कैसे इसको करना था। जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए कि पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, मतलब कि ये क्या एक्चुअली हम कह सकते हैं ना कि एक एवरेज वाला जो क्वेश्चंस होता है उसमें हम लोग चले गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 8वां हिस्सा होगी जब वर्षों की दर की आधी हो। ध्यान रखिएगा, जब वर्षों की संख्या दर की आधी हो। कैसे करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है वो मूलधन का कितना कह रहा है। मूलधन अगर हम मानते हैं कि P है तो ये मूलधन का 8वां हिस्सा हो जाता है। यही तो कह रहा है ना कि मूलधन का 8वां हिस्सा हो जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे ये समझते हैं, और यहाँ पे प्रश्न में एक और चीज दिया गया कि जबकि वर्षों की संख्या जो वो दर की आधी हो रही है, यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारा दर है अगर वो r है तो समय जो कह रहा है, समय वो इसका आधा कह रहा है, यानी r/2 हो जाए। बस फॉर्मूले में बैठाते, SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो SI का मान तो हमने यहाँ पे देख ही लिया कि वो राशि का एक 8वां हिस्सा हो जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे P तो P रहेगा ही। R का मान कितना है, R का मान R हो गया। समय जो है वो रेट का आधा है, दर का आधा है, r/2, और भाई यहाँ पे 100 कर लेते हैं। ठीक है, P से P खत्म हो जाता है। अब इसको यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, देखिए इसको अगर हम यहाँ पे 1/8 बराबर r² बाई क्या लिख सकते हैं, 200। 25 कितना होता है, 200, यानी r² का मान कितना है, 25। तो r का मान कितना हो जाएगा, 5। r का मान जब 5 हो जाता है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि 15,000 रुपए पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि रुपए हमारे पास कितना है, 15,000 पर 8 वर्षों के लिए रेट हमने निकाला है 5% बटे में 100। 00 से 00 खत्म,
ऊपर में गुना करेंगे तो 150 गुने 8 पंजे 40, 15 चौका 60 और ऊपर से 2 जीरो, यानी 6000 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा, जो कि हम ऑप्शन सी पे जा सकते हैं। ठीक है, 6000 रुपये। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया उसको ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जतीन और प्रिया के पास कुल मिलाकर 41 रुपये हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जतीन के पास 100 रुपया है, प्रिया के पास 41 माइनस 100 होगा। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब ये समझिए कि जतीन के धन का 1/4, जतीन के धन का 1/4 प्रिया के धन का, तो प्रिया का धन कितना है 41 माइनस 1, प्रिया के धन का 1/7 जो है ये 2 अधिक है, तो इसमें हम 2 अधिक कर लेते हैं क्योंकि इक्वल करना होगा ना। 2 अधिक, ये 2 अधिक है, इधर मैं 2 अधिक करता हूं इक्वल करने के लिए। तो x/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 41/7 माइनस x/7 प्लस में 2, इधर इसको मैं इधर लाता हूँ माइनस में, तो इधर x को x के तरफ यानी एक जात भाई को एक तरफ कर देते हैं। ये हमने कर दिया, बराबर में 41/7 प्लस 2, राइट। अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28, 7x प्लस 4x बराबर में, इसको एलसीएम लेकर के करेंगे तो नीचे आपका 7, 41 प्लस 7 दूनी की 14 यानी कि 55/7। अब ये देखिए 7 4 11, 11 5 55, ये आसानी से कट जाएगा, 7 चौका 28 ये कट जाएगा, यानी x का जो मान आएगा 5 गुने 4 5 चौका 20, x का मान 20। क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है तो बताइए कि प्रिया के पास कितना धन है। x क्या निकला, x जतीन का मान निकला ना, तो प्रिया का मान क्या है 41 माइनस 20 करेंगे तो कितना 21 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे जा सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेब के मूल्य में 20% की कमी करने पर एक व्यक्ति 4000 रुपये में 16 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकता है। सेब का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है कि कम हुआ मूल्य क्या है। एक कहता है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य कहता है तो हम वहां पे क्या करते हैं कि 20% कम कर लेते हैं। देखिए शॉर्टकट बता रहा हूं, देखिए सिंपल सी बात करते हैं, जब भी जितनी बात कहें 20% ऊपर रखेंगे, 20% की बात कीजिए 20% ऊपर। अगर अभी का वर्तमान मूल्य पूछा जाता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, 100 पे 100 छोड़ देते हैं। गुना में यहाँ पे जितनी भी राशि की बात करते हैं उस राशि को लिखिए और नीचे में जितना केजी बढ़ा हुआ वही लिखेंगे, यानी परसेंटेज गुने रुपया बटा में केजी, बस यही आपको काम करना है। अगर क्वेश्चंस में वर्तमान का पूछा जा रहा है कि कम हुआ मूल्य कितना है, जो कम हुआ है वो मूल्य कितना है, तो बटे में 100 रखेंगे। अगर यही क्वेश्चन रहता और सिर्फ कह देता कि प्रारंभिक मूल्य बताइए, तो 20% की कमी हो रही तो हम यहाँ पे 20 कम कर देते, बटे में 80 लगते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 पंजे 100 और यहाँ पे करेंगे तो 8 पच्चे 40। ठीक है, 8 पच्चे 40 और 16 पच्चे 80, यानी कि 50 रुपया बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा। 50 रुपया ऑप्शन सी पे जा सकते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को टाइम लग जाता है, पता नहीं क्यों। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 800 रुपये है तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा। इसको करने का 2 मेथड है। एक तो आपका कॉन्सेप्ट मेथड, चलो पहले कॉन्सेप्ट मेथड ही समझ लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट मेथड समझिए, उसके बाद हम लोग ट्रिक लगाएंगे। अंकित मूल्य कितना दिया गया, अंकित मूल्य हमारे पास 8 है। तो आपको पता है कि जो एसपी होता है यानी सेलिंग प्राइस जो होता है वो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट चलता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे, मार्केट प्राइस पे। कितना % का डिस्काउंट है, 10% का। यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं, तो सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते हैं। मार्केट प्राइस दिया गया है 800 गुने डिस्काउंट दिया गया है 10%, तो यानी 90 बटे में 100। ठीक है, 00 से 00 खत्म, 8 9 72, 720 रुपया। 720 रुपये क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल गया। और एक फॉर्मूला हमें और पता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट के बराबर यहाँ पे हम रखते हैं, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। ठीक है, एसपी निकल गया 720, तो 720 बटे हमें यही तो निकालना है। हम यहाँ पे सीपी एक्स मान लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चंस में गिवन था 20% का हो रहा है, बटे 100। ठीक है, तो 12 6 के 72, एक्स का मान क्रॉस करेंगे तो कितना 600 रुपया, और यही हमें निकालना था, एक्स का मान 600 रुपया। अब देखिए एक ट्रिक होता है, ट्रिकी मेथड क्या होता है, सिंपल सा एक आपको याद रखना है। मार्केट प्राइस अपॉन में सीपी बराबर, हमेशा ध्यान रहेगा कि सीपी के क्रॉस में क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट, और मार्केट प्राइस के क्रॉस में डिस्काउंट परसेंट। बस इसी को सॉल्व करना है। तो मार्केट प्राइस तो गिवन था 800, सीपी हमें निकालना है।
प्रॉफिट परसेंट 20% का था, 120 रख लेते हैं, डिस्काउंट 10% का यानी 90 कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। 3 और ये आपका हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 200, ठीक है 200 क्रॉस करेंगे तो सीपी बराबर कितना 2 3 6 600 रुपया, करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो ये एक बेहतरीन कह सकते हैं ट्रिक होता है, एक फॉर्मूला ही होता है, आप उसको लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर तो ये आपका जिंदाबाद है ही, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो जिंदाबाद हमेशा रहता ही है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19 के पावर 36 को 36 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा। ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा सवाल है। इस पे मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अगर हमारे आप चैप्टर वाइज पेड कोर्स में जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह के नंबर सिस्टम में कैसे किया जाता है। 19 के पावर 36 को अगर मैं 36 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा। इसको करने का सिंपल सा तरीका ये, देखिए अगर मैं बोलूं कि 19 के पावर 36 को कितना बार लिखोगे, 19 गुने 19 गुने 36 बार लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिंपल समझिए, ये ऊपर में क्या दिया गया 36, यानी कि एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या को सबसे पहले क्या करो, आप सबसे छोटी सम संख्या को उठाओ, 2 उठा लो, 4 6, अगर 2 से काम हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 लेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 19 के पावर आप 2 रख लो, यहां पे पावर में वही रखना जिससे ये आपका डिवाइड हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि मैंने 2 रखा और यहाँ पे क्या है ज्यादा से डिवाइड करना, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 19 के पावर 2 करता हूं और इसको 36 से डिवाइड करूं तो पॉसिबल है, क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 को मैं 36 से डिवाइड आसानी से कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर मैं 36 को 361 को 36 से डिवाइड करूंगा तो पता है आपको कि 36 गुने 10 करूंगा तो 360, एक शेषफल बचेगा। तो यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा कि एक शेषफल बच जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे विषम संख्या रहता, कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे इस तरह से रख देते तब क्या करते, तो ये विषम संख्या, तो अब यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ता, 35 एक विषम संख्या, तो 1 3 5 ये रखना पड़ेगा। एक रखते हैं तो पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि 36 से डिवाइड करना, ये 19 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 रखना पड़ता, और 19 के पावर 3 को मैं 36 से डिवाइड करता, तब जाकर के हमें जो शेषफल मिलता वो होता राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस चीज को समझना होता है, जब भी इस तरह के प्रश्न आपको दिखे तो यही करना है। अगर सम संख्या मिले तो 2 4 6 में से रखिए, अगर विषम संख्या मिले तो 1 3 5 में से रख करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच का अनुपात 15:22 है, तो बताइए कि बेलन की ऊंचाई और व्यास से अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी मेंसुरेशन की बात आती है तो वहां पे बिना फार्मूले के आप काम नहीं कर सकते। मेंसुरेशन के लिए सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, बेलन, शंकु, जितने भी आयत, घनाभ, गोला, इन सभी को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे बात बेलन की जा रही है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 2πr × r+h, ठीक है। इसी का अनुपात दिया गया है यहाँ पे 15/22, तो 15/22 मैंने रख दिया, ठीक है। तो 2πr से 2πr तो सिंपल सी खत्म हो गया, h/r+h है, बराबर में 15/22 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22h बराबर 15r + 15h, ठीक है। h को एक तरफ लाते हैं तो 22 में से 15 जाएगा तो कितना 7h बराबर 15r। अब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई का, यानी ऊंचाई का व्यास के साथ, यानी पहले r कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 15/7। लेकिन हमें क्वेश्चंस में क्या बताना है कि ऊंचाई का व्यास के साथ, यानी कि व्यास का मतलब 2r, d होता है ना, d बराबर 2r, तो 2 मैंने यहाँ पे क्या, तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर लेते हैं, तो 15/14 इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। ये हो गया हमारा सही रेशियो, 15/14, ऑप्शन सी पे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि मेदिनी अकेली पूरे दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है। चलिए ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है कि मेदिनी जो है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, मेदिनी 16 दिनों में कर सकता है, जबकि यूकी 3 गुना समय लगाता है। जब ये 16 लगा रहा था तो वो 3 गुना समय यानी 48 समय में कर रहा होगा। अब यहाँ पे दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 48, 16 × 48, 48 एकम 48। अब प्रश्न में कह रहा है कि वे मिलकर के काम करते हैं, तो बताइए कि कितने दिनों में, ध्यान समझिएगा, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो 48/4 और यहाँ पे 12, और कुछ लोग यही करेंगे कि 12 आंसर टिक करके चले जाएंगे आगे।
लेकिन यही चीज समझना होता है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि वे कितने दिनों में आधी दीवार को, यानी पूरे दीवार को करने में तो उसको 12 दिन का समय लगा, दोनों मिलकर करेंगे। जब उसको आधा करना होगा तो 1/2 भी तो करेंगे ना, 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 दिन का समय लगेगा आधे दीवार को। ऑप्शंस में देखिए दोनों मिलेगा, 12 और 6, और यहीं पे 12 टिक करके आगे बढ़ोगे और आप तो कहोगे कि यार मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि मैथ्स के आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ा नहीं था। तो यही चीज समझना होता है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ करके करिए क्या पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का 6.40 रुपए है, तो बताइए कि धन क्या है। यानी 2 वर्ष का अंतर यहां पे हमें दिया गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है कि 2 वर्ष के लिए दोनों का अंतर क्या होता है। 2 वर्ष का अंतर, CI और SI का अंतर क्या होता है, D इक्वल टू, यानी डिफरेंसेस इक्वल टू P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर। यही तो मैं आपको कई बार बताया हूं। तो D कितना दिया गया है, 6.40। हमें P निकालना है, धन। रेट कितना दिया गया है, रेट 8% है, 8/100 का स्क्वायर कर लेते हैं। 4 दूनी की 8, 25 चौका 100, यानी कि 6.40 बराबर P इंटू 4/625 कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो 625 ना करके इसको रख लेते हैं 25 गुने 25। देखिएगा क्यों, ये हमें अब पता चलेगा। मैंने पॉइंट हटा करके 00 किया, 25 चौका 100, और इसको घटाएंगे तो 16 चौका 64, ये 4 से आपका कट जाएगा 40, 25 चौका 100, यानी डायरेक्ट आपका निकल गया 1000। यही होता है कभी कभी गुना ना करने का फायदा। तो गुना कभी कभी करने से बचिए, नहीं करना है, हमेशा गुना नहीं करना है। चलिए तो यहाँ पे 1000 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी वो धन राशि कितनी थी, 1000 थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब यानी कि ट्रेपीज में, और ट्रेपीज में आपको पता है कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में है कि इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है, यानी कि जो एरिया है वो 384 है, 384 दिया गया। इसकी समानांतर भुजाएं 3x, यानी ये आपका 3x हो गया, तो ये आपका 5x होगा। बड़ी भुजा 5x हो तो इनके बीच की दूरी 12 है, यानी ये जो आपका लंब दिख रहा है इनके बीच की दूरी 12 है। तो बताइए कि छोटी समानांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, ये हमें बताना है, ये कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल A बराबर 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का योग, यानी कि 5x और 3x, 8x, और उनके बीच की दूरी ऊंचाई, यानी कि हम यहाँ पे 12 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 12 रखा। क्षेत्रफल 384 है, 1/2 8x गुने 12। तो यहाँ पे देखिए कट सकता है, इसको 6 बार में, और 6 से इसको घटाएंगे, 6 छक्के 36, 2 बचा 4, 6 चौका 24, और 8 अट्ठे 64, यानी x का मान यहाँ पे 8 निकल गया। तो पूछा गया था आपका, बताइए कि छोटी भुजा, तो 8 त्रिकी 24, 24 यहाँ पे सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है कि यदि एक त्रिभुज जिसका आधार, चलिए एक त्रिभुज है जिसका आधार x है का क्षेत्रफल, यानी इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते h, ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। इसका जो क्षेत्रफल है का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा x है, यानी वर्ग क्या है, वर्ग 1 है, जिसकी भुजा x है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, x²। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन को बस ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है कि x आधार वाला एक त्रिभुज जिसका आधार x है का क्षेत्रफल, यानी इसका जो क्षेत्रफल है उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा x है। तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर किया, x से x खत्म। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए कि त्रिभुज की लंब भुजा कितनी है, यानी ये जो आपका h है कितना होगा, h बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x, यही बन गया राइट आंसर 2x, ऑप्शन सी। मतलब कुछ नहीं था, बिल्कुल भी बेकार क्वेश्चंस, लेकिन बस थोड़ा सा समझेंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनू के पिता की उम्र सोनू की उम्र का 5 गुना है। चलो इसको भी कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। कल मैंने आप इस तरह को क्वेश्चंस आपको बताया था, फादर और सन। क्या कह रहा है कि सोनू के पिता की उम्र सोनू की उम्र का 5 गुना है, तो यहाँ पे फादर उसके 5 गुना है। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद, 8 ऊपर जा रहा है, 8 वर्ष के बाद सोनू की उम्र उस
कि 3 गुना, यानी पिता का उम्र के, ये आपका पिता का उम्र जो है सोनू की उम्र के 3 गुना है। अब मैंने आपको कल क्या बताया था कि सबसे पहले दोनों का अंतर को बराबर करना होता है। तो 5, इसमें देखिए 5 और 1 कितना का अंतर है, 4, तो नीचे हम 4 का अंतर गुना करेंगे। इसमें कितना का डिफरेंस हो रहा है, 3 और 1 2 का, ऊपर में 2 से गुना कर लीजिए। अब इक्वल करते हैं, तो 5 दूनी की 10, 2 एकम 2, यहाँ पे करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 एकम 4। अब दोनों में अंतर समान होगा, 10 में से 2 जाएगा तो कितना 8 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। अंतर सबसे पहले बराबर करना होता है। अब इन दोनों का देखिए कितना यूनिट का, तो 10 से 12 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर कितने साल, प्रेजेंट से लेकर के अगर 8 साल बाद जा रहे हैं तो 8 साल का, यानी 1 यूनिट बराबर 4 साल के बराबर हो रहा है। अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है वो समझिए, हमें बताना है कि दोनों की वर्तमान आयु, तो दोनों की वर्तमान आयु का यही तो है, तो 10 चौका 40 पिता हो जाएंगे और 4 दूनी की 8 पुत्र हो जाएगा। 40 और 8 इस प्रश्न का राइट आंसर है। 40 और 8 ऑप्शन सी में देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि अंडर रूट, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, अंडर रूट ए, फिर इसी के अंडर रूट बी, फिर इसी के अंडर रूट सी, फिर इसी के अंडर रूट डी, यानी कि ये जो आपका रूट है वो चारों पर इक्वल है। ठीक है, तो कैसे तोड़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, पीछे से तोड़िए। पीछे से तोड़ने का मतलब क्या है, देखिए इसको तो मैं ज्यों का त्यों छोड़ता हूँ, इसको भी ज्यों का त्यों छोड़ता हूँ, इसको भी ज्यों त्यों, सी और डी को मैं जब तोड़ूंगा तो डी के पावर क्या होगा 1/2। ये ध्यान समझिएगा कि 1/2, ठीक है, क्योंकि पावर हटता है, इसका मतलब क्या है, पावर हटेगा तो डी के पावर 1/2 होगा। क्लियर। जब इसको, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फिर से मैं इसको छोड़ देता हूँ, ए को मैंने छोड़ा, बी को भी मैं ज्यों का त्यों छोड़ देता हूँ। अब लेकिन सी से रूट हटाता है, तो सी से जब रूट हटाएंगे तो इस पे क्या होगा 1/2, लेकिन इसका जो रूट था इस पर भी चढ़ा हुआ है, तो डी के पावर क्या हो जाएगा 1/2 का आपका 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, कितना डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/4, डी के पावर 1/4, यानी पीछे से जितने भी रूट रहेंगे उसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर होता रहेगा, ये समझिए। अब इसके बाद फिर से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ए होगा, अब मैं बी से भी रूट हटाता हूँ, जब बी से भी रूट हटाएंगे तो क्या होगा, बी से रूट आएंगे तो बी पे सिर्फ 1/2, लेकिन इस पे आपका फिर से स्क्वायर चढ़ेगा क्योंकि ये रूट जो है इस पर भी है, तो सी के पावर 1/4 हो जाएगा, और डी के पावर क्या होगा, इस पर भी 1/रूट का मतलब कि 1/स्क्वायर होगा। इस तरह से डी के पावर 1/4, तो इसका स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर का मतलब 1/2 होगा। ठीक है, रूट हट रहा है तो 1/2, यानी 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/8 होगा। अब लास्ट वाला जो रूट हटेगा तो क्या होगा, ए के पावर तो 1/2 होगा, लेकिन बी पे क्या होगा फिर से स्क्वायर, तो 1/4, सी पे क्या होगा 1 फिर से यहाँ पे तो 1/8, और लास्ट में डी वाले पर 1/16 हो जाएगा। ये बनेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो ऑप्शन हम बी में जा सकते हैं, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बट थोड़ा सा आपको समझना है। तो बस फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।